नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूजीसी नेट के साथ साथ आपको यूपीएससी की भी तैयारी कराई जा रही है, जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मैंने एक यहाँ पर प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी टारगेट बैच के नाम से। वहाँ पर मैं आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। और यूनिट फर्स्ट जो है, इसमें जितने भी थिंकर्स थे मैंने सारे आपको कंप्लीट कराए हैं, उनके कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनकी किताब बताई हैं, और जो भी महत्वपूर्ण था उनके कथन, जो भी स्टेटमेंट थे, वो सब मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। आपको करना क्या है यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब यूजीसी नेट का जो पेपर आता है सोशियोलॉजी का, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आपके थिंकर्स यानी यूनिट फर्स्ट से बनते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसकी जो पीडीएफ थी, आपको इस पीडीएफ का प्रिंट ले लेना है, और उस प्रिंट के साथ आप जो भी लेक्चर है उस लेक्चर के साथ उस प्रिंट को अपने साथ रखें, और 1 से 2 बार या हो सके अधिकतम 1 बार और 3 बार अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको थिंकर से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट यूनिट पढ़ाने के बाद मैंने आपको इसी सिलेबस की थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, और थर्ड यूनिट में मैंने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया। अब सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी, उसमें पूरा स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी थिंकर्स थे मैंने वो वहाँ यहाँ पर आपको बता दिए थे। अब बात रही कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, तो वहाँ पर मैं एक बिल्कुल छोटा सा वीडियो आपको स्ट्रक्चर के द्वारा बता दूंगा, और स्ट्रक्चरेशन और स्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी थ्योरीज हैं वो मैं यहाँ पर आपको यूनिट 1B में मैं बता चुका हूँ। नेटवर्क थ्योरी मैंने बता दी है, आइडेंटिटी क्या होता है मैंने बता दिया है, डायस्पोरा के बारे में बता दिया है, वैल्यू, नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में आपको बता दिया है, पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी के बारे में आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे कल्चर पर, संस्कृति क्या होती है। और संस्कृति के मैं आपको 2 वीडियो लेके आऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है इसमें केवल मैं संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, किस थिंकर्स ने संस्कृति को कैसे बताया है, उनका क्या दृष्टिकोण था, जबकि पार्ट 2 में हम संस्कृति से संबंधित जितनी भी शब्दावली है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो मैं वहां पर पूरी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि संस्कृति को समाजशास्त्र में कैसा देखा जाता है, समाजशास्त्र संस्कृति के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं समाजशास्त्री, और संस्कृति क्या है। इसके साथ मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूं, जो आपको लेक्चर उपलब्ध करा रहा हूं, आप इनको थोड़ी गंभीरता में लें, और इसके कंटेंट को आप 1 से 2 बार तो कम से कम एग्जाम में जाने से पहले पढ़ ही लें, क्योंकि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है, और संस्कृत और संस्कृति दोनों शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का मतलब होता है आप कैसे किसी चीज को, आपके जो करने के तौर तरीके हैं, संस्कार, आपको के बड़ा संस्कारी बालक है, यानी वो समाज के जो फ्रेम है, सोशल जो फ्रेम है, उस फ्रेम के हिसाब से यदि कोई कार्य कर रहा है, एक निश्चित ढांचे में काम कर रहा है, तो साहब हम कहते हैं साहब आप बड़े संस्कारी हो, आप बड़े संस्कारवान हो, तो वो संस्कार है। संस्कार का अर्थ कृत्य यानी कार्यों या अनुष्ठानों को संपन्न करना है, यानी जितने अच्छे तरीके से आप समाज द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करोगे, समाज द्वारा दिए गए मूल्य मान्यताओं के हिसाब से अपना व्यवहार करोगे, तो आप उतने अच्छे व्यक्ति भी कहलाओगे, आप उतने संस्कारवान भी कहलाओगे, और यदि आप ये सब करते हो तो आप बेहतर संस्कृति का निर्माण भी करते हो। हालांकि मैंने यहाँ पर दूसरे तरीके से व्याख्या कर रहा हूँ, अगर इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में देखोगे तो लिखा है संस्कृति संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत और संस्कृति दोनों संस्कार से बने हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। संस्कार का अर्थ जो होता है, संस्कार जो होते हैं वो कृत्य यानी जो आप कार्य कर रहे हैं, और जो रिचुअल्स हैं उनको संपन्न करने का एक तरीका है।
संस्कृति का अर्थ विभिन्न संस्कारों के द्वारा यानी विभिन्न रिचुअल्स के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। हर समुदाय की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, एक विशेष प्रकार का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान होता है, और इन सबको जब हम मिलाते हैं तो वो किसी समूह की एक संस्कृति बनती है। और कुल मिला के बहुत सारे जब हम रिचुअल्स करते हैं, उन रिचुअल्स के माध्यम से, उन संस्कारों के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी समुदाय के जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्रोबर एवं क्लूखॉन जो है, इन्होंने संस्कृति शब्द जो है इसकी लगभग 108 परिभाषाओं का संकलन किया। देखो दोस्तों, ये तो नॉर्मल किताबों में 108 लिखा है, लेकिन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी में ये 300 आंकड़ा भी मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्रोबर एवं क्लूखॉन ने 108 परिभाषाएं दी, लेकिन मुझे एक जगह 300 भी डेटा मिला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कभी मैथ्यू आर्नोल्ड संस्कृति को कहते हैं ये जीवन की कोमलता है और जीवन का प्रकाश है, स्वीटनेस है एंड लाइट है, यानी जीवन के प्रकाश और कोमलता को इन्होंने संस्कृति कहा है। टायलर जो है, टायलर की जो परिभाषा है ये सर्व स्वीकृत परिभाषा है, सब लोग इसको मानते हैं। टायलर संस्कृति के बारे में कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, नैतिकता है, कानून है, प्रथा है तथा वे समस्त क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते हमें प्राप्त होती हैं। यानी टायलर अपनी प्रीमिटिव कल्चर में बता रहे हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव यानी व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, लोग बाग पूछ लेते हैं, और आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार इंटरव्यू में भी आप बताएंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, और किसी से आप कभी जब बात कर रहे होंगे कल्चर पे तब भी अच्छा पड़ेगा। हर्शकोविट्ज की परिभाषा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर जो है वो क्या है, ह्यूमन मेडेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कल्चर क्या है कि मानव ने जो भी निर्माण किया है पर्यावरण से वही उसकी संस्कृति है। मैन एंड हिज वर्क में इन्होंने, इनकी ये बुक है, इसमें इन्होंने ये परिभाषा दी। मेलिनोस्की संस्कृति के बारे में कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य की कृति है। संस्कृति कोई देवलोक से नहीं आई है, ये तो मनुष्य ने बनाई है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है, बेसिक नीड्स की जो थ्योरी है, जो भी मेलिनोस की बात करते हैं वो नीड्स के आधार पर करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं के आधार पर। कहते हैं मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया, और कहते हैं संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। उसके कुछ निश्चित लक्ष्य जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। याद रखना, टोटल वे ऑफ लाइफ की बात मेलिनोस्की करते हैं, जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की, यहाँ पर आवश्यकता शब्द आ गया, नीड्स की पूर्ति करती है। आपको याद रखना है मेलिनोस्की की परिभाषा। मेलिनोस्की संस्कृति के बारे में क्या कह रहे हैं, संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य की कृति है, क्योंकि वह अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता था मनुष्य, इसलिए उसकी कुछ आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, संस्कृति का निर्माण किया। संस्कृति एक टोटल वे ऑफ लाइफ है, यानी संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। अब हम जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वो संस्कृति के ही माध्यम से करते हैं, जो कि व्यक्ति की शारीरिक, यानी संस्कृति व्यक्ति की क्या, शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको दिमाग में रखना है कि मेलिनोस्की संस्कृति को किस चश्मे से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। रॉल्फ लिंटन कहते हैं कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, वे ऑफ लाइफ है। देखिए, अगर वे ऑफ लाइफ आ रहा है तो आपको लिंटन लगाना है, और टोटल वे ऑफ लाइफ आ रहा है तो आपको मेलिनोस्की लगाना है। ब्रोनिस्ला मेलिनोस्की यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं क्लूखॉन क्या कहते हैं। ये कहते हैं संस्कृति किसी समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति है, डिजाइन ऑफ लिविंग है,
आपको थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं क्लूकॉन, ये कर रहे हैं कि डिजाइन ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की पद्धति की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि संस्कृति स्टाइल ऑफ लाइफ है, यानी सदस्यों की जीवन शैली है। देखो किसानों की संस्कृति अपनी होती है, वो अपने तरीके से रहते हैं, प्रोफेसर वर्ग अपने तरीके से रहता है, आईएएस वर्ग अपने तरीके से रहता है, यानी हर वर्ग की अपनी एक संस्कृति होती है और संस्कृति उसकी एक विशिष्ट होती है, उसके जीवन जीने का तरीका होता है। मजदूर की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, स्लम्स में रह रहे लोगों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, ग्रामीण समाज की विशिष्ट, शहरी समाज की अलग यानी सबकी संस्कृति अपनी अलग है और वो संस्कृति उनके संपूर्ण जीवन की जो रहने का तरीका है, जो पहनने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, सबको प्रदर्शित करती है। इसीलिए रॉबर्ट रेडफील्ड तो चूंकि ग्रामीण समाजशास्त्र पे बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो कहते हैं स्टाइल ऑफ लाइफ है, यानी जो उनका जीवन जीने का जो तरीका है वही संस्कृति है। रॉबर्ट लेवी संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, ये सोशल हेरिटेज की बात करते हैं रॉबर्ट लेवी, आपको थोड़ा याद रख लेना है। मजूमदार एवं मदान कहते हैं लोगों के जीने के ढंग को लोग किस हिसाब से जीते हैं उसको हम संस्कृति कहते हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं, लोगों के जीने के तरीके को। इंडियन थिंकर्स हैं, आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं संस्कृति हमारे जीवन क्रमों, चिंतन पद्धति, दैनिक संपर्क, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। आपको याद रखें जब भी ऐसे सभी शब्द आए, अगर कला, प्रथा, परंपरा, मूल ये सब चीजें आ रही हैं, प्रथा, कानून, क्षमताएं, तो ये आपको टाइलर लगाना है। और अगर ऐसे ही अनेक शब्द एक साथ फिर आ रहे हैं, दैनिक संपर्क है, साहित्य है, कला है, मनोरंजन है, तो आपको मैकाइवर एवं पेज लगाना है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं और टाइलर क्या कहते हैं। मैकाइवर संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को सम्मिलित करते हैं, कहते हैं जो अभौतिक पक्ष हैं वही संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति में दो पक्ष होते हैं, एक संस्कृति में भौतिक पक्ष होता है और एक संस्कृति का अभौतिक पक्ष होता है। तो जो भौतिक पक्ष है उसको मेलिनोस्की क्या कहते हैं, ये मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं, जो अभौतिक पक्ष है कहते हैं ये संस्कृति है, और जो भौतिक पक्ष है कहते हैं वो आपका सभ्यता है। अभी इस पे मैं आगे बात करूंगा संस्कृति और सभ्यता में कैसे अंतर है। एस सी दुबे कहते हैं कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशिष्टता, जो किसी समूह को विशिष्टता प्रदान करती है, हम उसे संस्कृति की संज्ञा देते हैं। यानी वो कहते हैं कि सीखे हुए व्यवहार ही क्या है, संस्कृति है, जो किसी समूह के विशिष्टता को प्रदर्शित करती है, वो संस्कृति। हर्बर्ट स्पेंसर संस्कृति के लिए सुपर ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पराजैविक पर्यावरण की बात करते हैं, और वो बताते हैं कि जो पराजैविक है ये अजैविक तथा भौतिक और जैविक संसार से क्या है, भिन्न है। यानी आपको इतना ही याद रखना है कि सुपर ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में कौन विचार दे रहा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर दे रहा है। रुथ बेनेडिक्ट संस्कृति व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। रुथ बेनेडिक्ट का पैटर्न ऑफ कल्चर है, इसलिए इनका याद रख लेना, ये संस्कृति से जुड़े मेन थिंकर्स हैं। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट कहते हैं संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है, इतनी लाइन तो आपको टाइलर में भी मिली, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। लेकिन यदि मूल प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि शब्द आ रहे हैं, मूल प्रथा, ज्ञान, विश्वास, ये सब चीजें आ रही हैं, तो आपको टाइलर लगाना है। और टाइलर जबकि अगर ये आ रहा है कि हमारे विचार, कार्य करने के तरीके, समाज के सदस्य होने के नाते जो हमारे पास है वही संस्कृति है, ये रॉबर्ट बीरस्ट्रीट अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम, संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, ये बहुत ही सिंपल होती हैं। संस्कृति एक लर्न बिहेवियर है, सीखा हुआ व्यवहार है, सोशल हेरिटेज है, सामाजिक विरासत है, ह्यूमन मेडेड पार्ट है। हर्ट कोविच ने कहा है
ये आदर्शात्मक है, नॉर्मेटिव है, ये ट्रांसफरेबल है यानी हस्तांतरित भी है संस्कृति। संस्कृति सामाजिक होती है, ये तो बिल्कुल बात सही है कि संस्कृति सामाजिक होती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, मेलिनोस्की कह रहे हैं। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति का निर्माण किया गया है, मेलिनोस्की ने कहा है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। जब आप ऑकबर्न को पढ़ोगे तो आप उनमें ये अनुकूलनात्मक संस्कृति के बारे में वहां पर बात करेंगे, तो ये बात करते हैं कि संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है और संस्कृति में संतुलन भी होता है और संगठन भी होता है। तो यहाँ पर हमें लगता है आपको संस्कृति की कुछ विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। संस्कृति एक तो सीखा हुआ व्यवहार है, सामाजिक विरासत है यानी लर्न बिहेवियर है, सोशल हेरिटेज है, ह्यूमन मेडेड है, नॉर्मेटिव है, ट्रांसफरेबल है, सोशल है, स्पेसिफिक होती है, बेसिक नीड्स को पूरी करती है, एडेप्टेशन है, अनुकूलन है, और इसमें संतुलन है और संगठन भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, एंड ये सब चीजें संस्कृति में होती हैं। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक है। ये रेडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि संस्कृति जो है वो मानव निर्माण के व्यक्तित्व में मौलिक होती है, ये फंडामेंटल होती है। इसको होना ही जब ही मानव व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा, और मानव व्यक्तित्व का निर्माण होता है जैसी संस्कृति होगी वैसा मानव व्यक्तित्व बनेगा। इसका सीधा सा हम एग्जाम्पल लें, यदि कोई उत्तर भारत में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अपने प्रथा मूल रीति रिवाज होंगे, और यदि कोई नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है पैदा तो उसके कुछ अपने प्रथा परंपरा रीति रिवाज मूल खान पान रहन सहन का अपना अपना तरीका होगा। तो यानी वो कह रहे हैं कि संस्कृति व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष है, यानी व्यक्तित्व वैसा होता है जैसी संस्कृति होती है, और संस्कृति को प्रदर्शित करता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व। अधिव्यक्तिक और अधिसावयव इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्रोबर ने किया है, जबकि अधिसावयव का प्रयोग अगर पूछा जाए तो वो स्पेंसर महोदय ने किया है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। यदि अधिसावयवी पूछ ले रहा है, अधिव्यक्तिक भी और अधिसावयवी भी पूछ रहा है तो क्रोबर लगाना है, और यदि केवल अधिसावयवी पूछ रहा है तो आपको स्पेंसर लगाना है। अधिव्यक्तिक का मतलब होता है संस्कृति आपके द्वारा निर्धारित नहीं होती है, आप संस्कृति को से निर्धारित होते हैं। अधिव्यक्तिक का मतलब है कि संस्कृति आपके द्वारा निर्धारित नहीं हो रही है, आप संस्कृति को आप संस्कृति से निर्धारित हो रहे हैं, ना कि संस्कृति आपके द्वारा निर्धारित हो रही है। यानी वो आपसे ऊपर है, संस्कृति आपके ऊपर। सावयव का मतलब है कि आप संस्कृति को बना मिटा नहीं सकते, संस्कृति का निर्माण तो अलग होता है, पृथक होता है। वो अधिसावयवी यानी सुपर है, सुपर ऑर्गेनिक है, सुपर इंडिविजुअल है। हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोग इसका उल्लेख करते हैं। कुछ फैक्ट है। एक फ्रेंच बॉस जो बहुत अच्छे संस्कृति से संबंधित एक थिंकर्स हैं, इनको थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है क्योंकि समझना जरूरी है। ये मानव शास्त्री थे और सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कल्चरल रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट से ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने कनाडा में एस्किमो लोगों पर अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संस्कृति का अकादमिक जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको फ्रेंच बॉस। एक और शब्द आता है क्रोबर पार्सन पैक्ट 1958। क्रोबर पार्सन पैक्ट का मतलब होता है कि पहले जो संस्कृति थी, संस्कृति में ये विवाद हुआ कि संस्कृति मानव शास्त्र के साथ पढ़ाई जाए, एंथ्रोपोलॉजी के साथ पढ़ाई जाए, या फिर सोशियोलॉजी के साथ पढ़ाई जाए। तो फिर क्रोबर चूंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और पार्सन्स सोशियोलॉजिस्ट थे, इन दोनों में 1958 में एक पैक्ट हुआ और इन्होंने कहा संस्कृति को दोनों विषयों के साथ पढ़ाया जाए, मानव शास्त्र के साथ भी पढ़ाया जाए और सोशियोलॉजी के भी साथ पढ़ाया जाए। टाइप ऑफ अगर कल्चर की बात करें तो संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक मटेरियलिस्टिक कल्चर होता है, एक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर होता है। यानी एक भौतिक संस्कृति होती है और एक अभौतिक संस्कृति होती है। जो भौतिक संस्कृति होती है वो मूर्त होती है, दर्शनीय होती है, उसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी मैकाइवर एवं पेज भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहते हैं, और जबकि सोरोकिन भौतिक संस्कृति को इंद्रिय परक संस्कृति कहते हैं। तो भौतिक संस्कृति से संबंधित यही फैक्ट थे। तो मैंने बताया कि ऑकबर्न एवं निपप जो ऑकबर्न यहाँ पर जो है, ऑकबर्न की पुस्तक है सोशल चेंज, और उसमें उन्होंने बताया कि संस्कृति के दो पार्ट्स हैं, वो भौतिक और अभौतिक की बात करते हैं। भौतिक संस्कृति जो है वो क्या है, हमारी सभ्यता कहते हैं मैकाइवर एवं पेज, और सोरोकिन इसी को इंद्रिय परक संस्कृति कहते हैं।
जबकि जो अभौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति क्या होती है, हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं, इंटेलेक्चुअल नीड, यानी हमारे विचार हैं, विश्वास हैं, मनोवृत्ति है, जनरीति, प्रथा इत्यादि का विकास किया जाता है, इसे हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति में क्या आ गया, आपकी आइडिया आ गया, आपका बिलीफ सिस्टम आ गया, आपकी फोक कल्चर आ गया, आपका ट्रेडिशन आ गया। मैकाइवर एवं पेज अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति कहते हैं। वो कहते हैं कि जो आपकी अभौतिक संस्कृति है वही आपकी संस्कृति है। सोरोकिन अभौतिक संस्कृति को भावनात्मक संस्कृति कहते हैं। अब यहाँ पे भाई सोरोकिन का बहुत नाम आ रहा है, तो सोरोकिन सोशल चेंज में 3 प्रकार की संस्कृति की बात करते हैं। जब हम सोशल चेंज पढ़ाएंगे तो वहां पर इस इंद्रिय परक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति तीनों की वहां पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात चल रही थी, तो यहाँ पर इनका उल्लेख करना आवश्यक था। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, इसे नापा तौला आकार रंग रूप इसका नहीं देखा जा सकता है, इंद्रियों द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता है। यानी अभौतिक संस्कृति एक प्रकार का सॉफ्टवेयर की तरह होती है कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। और आपकी जो भौतिक संस्कृति होती है वो हार्डवेयर की तरह होती है कि आप इसे छू भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अब चूंकि फर्स्ट पेपर में आपको आईसीटी भी तो पढ़ना है, तो वहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ते हो कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर क्या, ये सब चीजें हम वहाँ पर। एक शब्द आता है यहाँ पर कल्चरल लैग, इसको समझ लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं कल्चरल लैग से। मैंने आपको बताया कि जो आपकी संस्कृति है, संस्कृति के 2 पक्ष हैं, एक भौतिक पक्ष है यानी मटेरियलिस्टिक कल्चर है, एक नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर है यानी अभौतिक पक्ष है। भौतिक पक्ष में परिवर्तन की दर अधिक होती है अभौतिक पक्ष के अलावा। भौतिक पक्ष का मतलब है जैसे आईसीटी हुआ, मोबाइल कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है, हमारे कम्युनिकेशन के जो साधन है, इनमें परिवर्तन की दर बहुत अधिक होती है। मशीन निर्माण में परिवर्तन, तो ये संस्कृति का भौतिक पार्टी तो है, लेकिन जिस हिसाब से आईसीटी का विकास हो रहा है, क्या हम लोग उस आईसीटी के साथ उतने अपने आप को मिला पा रहे हैं? कह रहे हैं कि इसमें संस्कृति के दोनों पक्ष, भौतिक या अभौतिक पक्ष में अगर देखा जाए तो भौतिक पक्ष में परिवर्तन की दर अधिक होती है, अभौतिक पक्ष में उतनी तेज नहीं होती है। इसलिए जब भौतिक पक्ष ज्यादा बढ़ जाता है और अभौतिक पक्ष उसके साथ अनुकूलन नहीं कर पाता, उसके साथ नहीं बढ़ पाता है, तो संस्कृति का कोई एक पक्ष जब पिछड़ जाता है तो हम उसे ही कल्चरल लैग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। कल्चरल लैग की बात आपको ऑगबर्न करते हैं, वो कहते हैं संस्कृति का जब कोई एक पक्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है और कोई एक पक्ष पीछे छूट जाता है, तो इस विलंबन को, इस अंतराल को वो कल्चरल लैग कहते हैं या सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। अनुकूलनात्मक संस्कृति की बात वो कल्चरल लैग में ही करते हैं। वो कहते हैं कि जब अगर हम अनुकूलन कर लेते हैं भौतिक संस्कृति के साथ, तो वो क्या है, हमारा एडेप्टेशन कल्चर भी बन जाता है। आगे 3 शब्द हमने और लिखे हैं, ये सीधे मैचिंग के लिए आ जाते हैं हमारे पेपर में, कि सांस्कृतिक विलंब की बात ऑगबर्न करते हैं अपने सोशल चेंज 1922 में जो एक बुक लिखी उसके। तकनीकी विलंबन की बात आपके मैकाइवर एवं पेज करते हैं, और टेंडम लैंग की बात आपके स्टुअर्ट चेंज करते हैं। ये शब्द तीनों इंपोर्टेंट हैं, आप याद रख लो। कभी भी पीजीटी, यूपीएचईएससी और यूजीसी नेट में कभी भी इनको पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक विलंबन की बात आपसे ऑगबर्न कर रहे हैं, और तकनीकी विलंबन की बात आपसे मैकाइवर एवं पेज कर रहे हैं, और टेंडम लैंग की बात आपसे स्टुअर्ट चेंज कर रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। सभ्यता को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, मूर्त है, भौतिक है, ये हमारे पास जो कुछ भी है वो सब सभ्यता है, और हम जो कुछ भी हैं वो संस्कृति है। संस्कृति एक अदृश्य पार्ट है, रंगहीन पार्ट है, जिसको नापा तोला नहीं जा सकता है, वो संस्कृति है। प्रथा, परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज इत्यादि हमारी संस्कृति है। टेबल, कुर्सी, मकान, पंखा, विद्यालय, ये सब क्या है, हमारी सभ्यता है। तो आप ये बहुत ही बेसिक है, इसमें बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। फिर यहाँ से बात आती है कि संस्कृति के जो कंपोनेंट्स क्या हैं, हम पहले इनको समझ लेते हैं कि संस्कृति के उपादान क्या है, संस्कृति किन किन से मिलकर बनती है। संस्कृति की सबसे छोटी जो इकाई है, यानी जो संस्कृति की कोशिका है, वो सांस्कृतिक तत्व है। इसको हम ऐसे बनाएंगे, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र। यानी जब कई प्रकार के सांस्कृतिक तत्व मिल जाएंगे तो वो सांस्कृतिक
संकुल बनाएंगे, और जब कई प्रकार के सांस्कृतिक संकुल मिल जाएंगे तो वो एक सांस्कृतिक प्रतिमान बनाएंगे, और यही प्रतिमान मिलकर किसी एक विशेष क्षेत्र में फैल जाएंगे तो वो सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाएगा। यानी यह प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर बढ़ रही है, और जब हम क्षेत्र से प्रतिमान और संकुल और फिर तत्व की ओर चलेंगे तो बाहर से अंदर की ओर भी बढ़ती है। तो सांस्कृतिक तत्व संस्कृति का सबसे छोटा इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जाता है। एस.सी. दुबे साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई मानते हैं। जैसे हमारी संस्कृति है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है नमस्कार करना, यह सबसे छोटी इकाई है। अब आप इसको बांट नहीं सकते, इसको अलग नहीं कर सकते। कुर्सी भी हमारी संस्कृति है, पेन भी हमारी संस्कृति है, यह संस्कृति का सबसे छोटा भाग है। आप इसको बांट नहीं सकते, हटा नहीं सकते। हर्शकोविट्ज कहते हैं यह संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, यानी यह संस्कृति की सेल है, यानी एक निर्दिष्ट यानी विशिष्ट संस्कृति की पहचाने जाने वाली सबसे छोटी इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। क्रोबर ने इसे अल्पतम परिभाषित किया है कि जिसको हम बिल्कुल अल्पतम परिभाषित करें हम उसे सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। सांस्कृतिक संकुल कई प्रकार के जब सांस्कृतिक तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से मिला देते हैं तो वो एक प्रकार के यानी अर्थपूर्ण ढंग से मिला देते हैं तो भाई एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक संकुल का मतलब हुआ कि आपने कई प्रकार के सांस्कृतिक तत्व मिला दिए। जैसे बात करते हैं हम किसी भोजन करने की बात कर लेते हैं कि हम भोजन करना भी तो एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति है। भोजन में हमने एक सब्जी ली, रायता लिया, रोटी ली, थाली ली, और फिर हम एक पंगत ऐसी हमने बिछाई, बड़ी सी लाइन पे एक पट्टी बिछाई और उस पर कुछ लोग बैठ गए और वो लोग अपने अपने किसी शादी विवाह में क्या करने लगे, भोजन करने लगे। तो ये जो अलग अलग तत्व हैं, ये बिछाना, एक बिछाने का एक जो होता है बहुत बड़ी सी एक चटाई टाइप की होती है, उसको बिछा दिया। फिर उसमें सब्जी क्या है खाने में, रायता है, रोटी है कि पूड़ी है, पत्तल है कि थाली है, ये सब अगर हम केवल इसकी बात करें तो वो सांस्कृतिक। और हम यदि इन सभी सांस्कृतिक तत्वों को हमने कहा भोजन व्यवस्था, यदि हम भोजन व्यवस्था की बात करेंगे और हम इन सबको जोड़ देंगे तो एक प्रकार का सांस्कृतिक संकुल बन जाएगा। जब हम कई प्रकार के सांस्कृतिक संकुलों को जोड़ देते हैं तो वो सांस्कृतिक प्रतिमान बन जाता है। जैसे भारत में विवाह एक सांस्कृतिक प्रतिमान है। विवाह में भोजन व्यवस्था होती है। भोजन व्यवस्था कैसी होती है? मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा गांव देहात में जो व्यवस्था होती है कि नीचे लोग बैठ जाते हैं, फिर पत्तल आती है, उस पर लोग खाना रखते हैं, फिर उसको खाते हैं। कई बार खुद उठा देते हैं, नहीं तो कई बार उठाने वाला आता है। शहरों में कैसी व्यवस्था होती है? सब खुद निकालते हैं, खुद खाते हैं, आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं। तो ये जो व्यवस्था है यही क्या है, ये आपको, यानी हमने कहा कि सब्जी एक तत्व हुआ संस्कृति का और उसके साथ कुछ और जोड़ दिए। यदि हम उनका अलग अध्ययन करें तो वो सबसे छोटी इकाई है संस्कृति। अगर हम इन्हीं इकाइयों को क्रमबद्ध कर दें और किसी एक विशिष्ट, जैसे हमने भोजन व्यवस्था की बात करी या कपड़े पहनने की व्यवस्था की बात की, तो वो एक प्रकार का सांस्कृतिक संकुल बन जाएगा। और अगर हम विवाह की बात करेंगे, विवाह एक पैटर्न बन गया, एक संस्कृति का प्रतिमान बन गया। और विवाह में भोजन व्यवस्था एक है। विवाह में कैसे उसकी निकाह होगा, कैसे उसका जो फेरे होंगे साथ वो कैसे होंगे, कैसे चर्च में जाया जाएगा, ये अलग अलग तरीके जो हैं वो एक प्रकार का प्रतिमान बनाते हैं, क्योंकि प्रतिमान में कई सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल मिल जाते हैं। अब बात आती है सांस्कृतिक क्षेत्र की। जब सांस्कृतिक तत्व, संकुल और प्रतिमान एक विशिष्ट क्षेत्र में फैल जाते हैं तो वो एक प्रकार का सांस्कृतिक क्षेत्र बनाते हैं। और आपको ये क्रम याद रखना है जो मैंने बताया कि सबसे पहले सांस्कृतिक तत्व होता है, सांस्कृतिक संकुल होता है, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आज के लिए मैं केवल इतना ही पहले पार्ट में लेके आया था। अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा, संस्कृति से संबंधित जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जितनी भी शब्दावली है, वो मैं सब आपको बता दूंगा। और फिर संस्कृति से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपकी समझ विकसित होने के साथ साथ हम आपकी फैक्चुअल लेवल पर भी तैयारी कराते हैं। क्योंकि हम कोई पीजीटी की तो बैच यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे हैं जो केवल फैक्ट ही फैक्ट आपको दें। हमारा उद्देश्य ये है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ
फैक्ट को याद करें, आप अवधारणा के साथ साथ उनके तथ्यों को याद करें, तो आप जितने भी एग्जाम आएंगे उन सब एग्जामों में लीड कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हम आपको इस लेक्चर की जो PDF है शाम तक टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और आपको जो फर्स्ट यूनिट जो तैयार करना है उसका मैंने क्रम बताया, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं, और वहां पर सारे आपको एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब से जून 2019 से स्टार्ट हुआ है 100 क्वेश्चन की श्रृंखला, वहां तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको विस्तृत रूप से सॉल्व करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।